डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड। दोस्तों, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ के अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और भी इंग्लिश के कोर्सेज लेकर आऊँ, जैसे कि ग्रामर सेक्शन हो गया, वोकैब सेक्शन हो गया, और पैसेज है, पैरा जंबल है, तो इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लाना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक करिए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस है और मुझे अंदर से प्रोत्साहन या मोटिवेशन मिले अपने इस सेशन को कंटिन्यू रखूं और आप लोगों के लिए इसी तरह से फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता रहूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इसको लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला इडियम है पुल अप योर सॉक्स। पुल अप योर सॉक्स मीन्स होता है टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर या टू रिजॉल्व to achieve a target with a usually difficult to achieve. To make an effort to improve your work or behavior, मतलब अपने काम को या अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, उसे और बेहतर करने के लिए प्रयास करना, या फिर कह सकते हैं टू रिजॉल्व टू अचीव अ टारगेट दैट इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू अचीव, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना जो कि बहुत ही कठिन लक्ष्य हो, या कह सकते हैं ज़्यादा अच्छा और संतोषजनक प्रयास करना। तो इस ईडियम की अगर हम उत्पत्ति देखें, ये ईडियम कहाँ से आया है, तो यह ईडियम उस समय की है जब रनिंग करना, जो रेसिंग का जो गेम होता है, तो रनिंग करना बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण था। तो रनिंग के लिए लोग एक विशेष प्रकार के जूते और मोजे अर्थात सॉक्स पहनते थे। तो टू पुल अप द सॉक्स का अर्थ होगा रेस शुरू होने वाली है, अतः एथलीट्स को रेस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो पुल अप योर सॉक्स मतलब रेस को जीतने के लिए आपको प्रयास जारी रखना चाहिए, मतलब रेस शुरू होने वाली है, आप रेस के लिए तैयार हो जाइए। उसी तरह से पुल अप योर सॉक्स का मतलब ये होगा कि किसी काम को इम्प्रूव करने के लिए, उस काम में और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना। अगला है पफ्स चांस। पफ्स चांस मीन्स होता है नो चांस या बिना अवसर के। पफ्स मीन्स कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला। तो यहाँ पफ्स को हम क्या निगेटिव सेंस में ले सकते हैं, क्योंकि पफ्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, या डॉग जो होता है, डॉग या पफ्स एक ऐसा जानवर होता है जिसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, इसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत दयनीय होता है, दूसरों के टुकड़ों पर या अपने मालिक के टुकड़ों पर यह पलता है। तो पफ्स चांस मतलब क्या होगा, नो चांस, क्योंकि यह बहुत छोटा चांस। जिस तरह से पफ्स या डॉग का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, बहुत ही कम है, उसी तरह से बहुत कम चांस होना। पफ्स चांस मीन्स बहुत ही कम चांस होना या नो चांस। पुश ऑफ डेजीज। पुश ऑफ डेजीज मीन्स होता है बी डेड एंड बरीड, मतलब मृत हो जाना और मृत्यु के पश्चात दफन कर देना। डेजीज क्या होता है, ये गुलबहार का जो फूल होता है, गुलबहार के जो पुष्प होते हैं उसे डेजीज बोलते हैं। तो जो ग्रेवयार्ड होता है अर्थात कब्रिस्तान के ऊपर या उसके आसपास जो उगने वाला जो गुलबहार या डेजीज का फूल होता है, तो पुश ऑफ डेजीज मतलब गुलबहार के फूलों को उगाना, उसको और ज़्यादा उगाना। पुश अप मीन्स क्या, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, यानी फूलों की खेती को बढ़ा देना, डेजीज़ के फूलों की खेती को बढ़ाना। तो पुशअप
पुश अप डेजीज, तो डेजीज फ्लावर जो है जो कहाँ कब्रिस्तान में लगाए जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे फूलों को लगाना अगर बढ़ा दें तो उसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे डेड बॉडीज़ आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दफनाया जा रहा है। तो पुश अप डेजीज मतलब होगा मृत एवं दफन होना। तो 1918 में विल्फ्रेड ऑन ने अपने पोएम में इसका इस्तेमाल किया था। ये पोएम जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में था, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत से लोग मारे गए थे, तो सभी लोग मृत हो गए थे और सबको दफन किया जा रहा था। तो पुश अप डेसीज मीन्स होगा मृत एवं दफन, बी डेड और बरीड। अगला है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, मतलब किसी के पहिए में तीली लगा देना। मान लीजिए ये व्हील है, ठीक, ये मान लीजिए साइकिल का व्हील या किसी चीज़ का व्हील है, ये चल रहा है। अगर इसके बीचों बीच अगर हम क्या, अगर हम ऐसा कोई तीली लगा दे तो क्या होगा, ये पहिया एकदम लॉक हो जाएगा। अगर किसी व्हील की में तीली डाल दें या कोई डंडा लगा दे, क्या होगा, वो व्हील आगे, वो पहिया आगे बढ़ेगा, वो पहिया वहीं पे रुक जाएगा, घूमना बंद कर देगा, तो घूमेगा ही नहीं वो व्हील। तो जब घूमेगा नहीं तो क्या होगा, मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने काम में प्रोग्रेस है, काम को कर रहा है, तो अगर उसके काम में बाधा डाल दें तो लोग कहते हैं ना कि में मत अड़ाओ। तो यही होगा इसका मीनिंग। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स मतलब होगा टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग दे हैड प्लान टू डू, मतलब किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज़ को अचीव करना मुश्किल कर देना। अगर उसने प्लानिंग किया कि मुझे ये काम करना है, ये अचीवमेंट लेना है, तो और उसके काम को मुश्किल कर देना, मतलब किसी के काम में टांग अड़ाना। अगला है पुट इन अ नट सेल, पुट इन अ नट सेल मतलब नट के शेल में किसी चीज़ को रखना। नट यानी अखरोट, अखरोट क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसी के अंदर कोई चीज़ रखना। तो अगर अखरोट के अंदर कोई चीज़ हम रखेंगे तो क्या होगा, बहुत ही संक्षिप्त चीज़ वे में रखेंगे, बहुत संक्षेप में कोई चीज़, यानी छोटी चीज़ को ही हम रख सकते हैं, क्योंकि अखरोट का जो सेल होता है, अखरोट का जो छिलका होता है, क्या बहुत छोटा, अखरोट बहुत छोटा होता है, तो अखरोट को तोड़ कर अगर उसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे तो बड़ी चीज़ तो हम रख नहीं सकते, छोटी चीज़ों को ही रख सकते हैं। तो अर्थात इसका मतलब होगा टू बी ब्रीफ मतलब संक्षेप में, एंड स्ट्रेट मतलब सीधे, टू द पॉइंट मतलब संक्षेप में, और पॉइंट टू द पॉइंट बात करना, मतलब संक्षेप में बताना किसी घटना के बारे में या किसी तथ्य के बारे में संक्षेप में और टू द पॉइंट बात करना। अगला है पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स मीन्स होता है टू एक्ट इन अ वे दैट शोस वन थिंग्स वन इज़ बेटर देन अदर, मतलब इस तरीके से सोचना, कोई व्यक्ति इस तरह के सोच रहा है कि एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, या वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हो। दूसरी मीनिंग होगी टू एक्ट लाइक यू आर द मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ समथिंग, मतलब ऐसा व्यवहार करना कि आप जो है मालिक हो, मालिक की तरह व्यवहार करना, मतलब हावी होने का प्रयास करना या मालिक की तरह व्यवहार करना। अगला है, हाँ इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इस ओरिजिन इसका। पुट ऑन एयर्स, एयर्स मीन्स होता है अकड़, घमंड या सेखी। तो पुट ऑन एयर्स मतलब घमंड या सेखी को ओढ़ लेना, ये पुट ऑन मीन्स ओढ़ लेना, मतलब घमंड या सेखी ओढ़ लेना, मतलब अकड़ दिखाना। तो एयर्स का मतलब होता है टू हैविंग एन अफेक्टेड मैनर,
प्रभावी तरीके से व्यवहार करना। एयर मीन्स ये भी होता है कि प्रभावी रूप से व्यवहार करना या घमंड या अकड़ दिखाना। तो इस शब्दों से आप इसको समझ सकते हैं। पुट ऑन एयर मीन्स होगा हावी होने का प्रयास करना या मालिक की तरह व्यवहार करना। अगला है पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब अपना सबसे अच्छा कदम आगे रखना। सबसे अच्छा कदम आगे रखना मतलब पूरा प्रयास करना, किसी काम को करने में पूरा प्रयास कर देना। टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, जितना कठिन काम आप कर सकते हैं मतलब उतना जितना प्रयास आप कर सकते हैं पूरा प्रयास लगा देना, यानी पूरे दम के साथ काम करना। जितना आपके पास पावर है, जितना आपके पास ताकत है, वो पूरे लगन या मेहनत के साथ कोई काम करना। तो यहाँ फुट मतलब है फुट आगे, फुट फॉरवर्ड मतलब अपने कदम को आगे बढ़ाना। कदम आगे बढ़ाना मतलब किसी काम में लगना, मतलब किसी काम को या किसी प्रोसेस को जारी रखना। तो पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब टू ट्राई एज हार्ड एज यू कैन। अगला है पुट वंस कार्ड्स ऑन द टेबल मतलब अपने ताश के पत्तों को टेबल पर रखना, सबके सामने रख देना। अर्थात इंग्लिश मीनिंग होगी टू ओपन एंड ऑनेस्ट मतलब एकदम खुलापन होना और एकदम ईमानदार होना। या टू रिवील वंस इंटेंशन मतलब आपका जो इरादा है उसको जाहिर कर देना, अपने इरादे को जाहिर करना सबके सामने कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब व्यवहार में ईमानदार होना। ये इडियम जो है कार्ड्स गेम से आया, जो ताश के पत्तों का जो खेल है वहाँ से आया। तो अगर कोई खिलाड़ी या ताश के पत्तों को अगर टेबल में सबके सामने रखता है उसका मतलब है कि वो कुछ भी छिपा नहीं रहा है, और उसके पास जो पत्ते हैं कार्ड्स के, जो ताश के जो पत्ते हैं, जो कार्ड्स है वो सबके सामने उसने रख दिया, दिखा दिया भैया मेरे पास इतने पत्ते हैं, ये है। मतलब उसने कोई चीज़ छिपाया नहीं, वो उस गेम में ऑनेस्ट है। अगला पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब होता है टू यूज़ योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग स्ट्रांगली, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग मतलब अपने अधिकार का प्रयोग कर कर किसी चीज़ को रोक देना। या टू असर्ट समथिंग स्ट्रांगली, किसी चीज़ पर रोक लगा देना बहुत स्ट्रांगली पावर के साथ, बलपूर्वक किसी चीज़ को रोक देना। टू बी रिजिड, रिजिड मीन्स दृढ़ होना मतलब टस से मस ना होना, स्ट्रिक्ट होना या रिसोल्यूट अबाउट समथिंग अर्थात अपने अधिकार या अधिकार का दावा करके कोई निर्णायक या मजबूत फैसला करना। इस इडियम की अगर ओरिजिन देखें तो जब कोई व्यक्ति अपने पैरों को ज़मीन पर रखता है तो उसकी आहट सुनकर लोगों का अटेंशन ध्यान उस ओर चला जाता है। तो ज़मीन पर पैर रखना मतलब अपना सत्ता जमाना। अगर किसी ने अगर ज़मीन पर पैर पटक दिया तो उसका मतलब क्या होता है, वो अपने सत्ता को दिखा रहा कि ये जगह मेरी, ये पूरा क्षेत्र जो मेरा है, यहाँ पे मेरी सत्ता चलेगी। तो कोई व्यक्ति अगर कोई ज़मीन पैर रखता है तो उसकी आहट लोग सुनकर लोग जो है अपना अटेंशन देने लगते हैं कि देखो कौन आ रहा है। तो उसी प्रकार जब कोई नियम या कानून लगाता है तो लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का पावर है, उसका पावर, तभी तो वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ले रहा है। पुट वंस फुट डाउन मतलब अपने पैरों को जमाना, पैर जमाना मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा लेना। अगला है पुट वंस हैंड टू द प्लग। पुट वंस हैंड टू द प्लग मतलब अपने हाथों को प्लग में रखना। प्लग मीन्स हल,
जो हल होता है ना, जो खेती करने के लिए हल होते हैं उसे हल बोलते हैं और उसे प्लग बोलते हैं। तो पुट वंस हैंड टू द प्लग मतलब अपने हाथों को हल पर रखना या अपने हाथों में हल उठा लेना। तो हल चलाना जो है या प्लगिंग करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसमें बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, कठिन परिश्रम की जरूरत पड़ती है। तो वहीं से ये मीनिंग आया है। तो इसका अर्थ होगा टू सेट टू द वर्क, यानी मतलब किसी काम में लग जाना या ट्राई टू डू ए हार्ड वर्क, कोई कठिन कार्य करने का प्रयास करना। हिंदी मीनिंग देखें तो किसी कठिन कार्य को करने का प्रयास करना। अगला इडियम है पुट वन आउट ऑफ काउंटनेस। इसका मतलब होता अनईजी, मतलब बेचैन हो जाना, अशैम्ड शर्मिंदा कर देना या शर्मिंदा या एम्बेरस कर देना, अर्थात किसी को शर्मिंदा या विचलित कर देना। काउंटेनेंस मीन्स होता है मुखाकृति या मुखमंडल, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है उसे काउंटनेस बोलते हैं। पुट वन आउट ऑफ काउंटनेस मतलब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बाहर निकालना। तो इसको शब्दों से आप नहीं समझ सकते हैं और इसकी कोई उत्पत्ति मुझे मिली नहीं, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। तो पुट वन आउट ऑफ काउंटनेस मीन्स होता है किसी को शर्मिंदा या विचलित कर देना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पुट वन आउट ऑफ काउंटनेस मतलब चेहरे पे जो भी भाव होते हैं वो भाव उड़ जाना। तो किसी के चेहरे पे भाव कब उड़ जाते हैं? जब वो बेचैन हो जाता है या शर्मिंदा हो जाता है या वो एम्बेरस फील करने लगता है तो उसके चेहरे के भाव उड़ जाते हैं। काउंटेंस मीन्स क्या होता है? चेहरे के भाव। तो पुट वन आउट ऑफ काउंटेंस मीन्स होता है चेहरे के भाव उड़ जाना। किसकी वजह से? क्योंकि वो शर्मिंदा या विचलित हो गया है। अगला है पुट द कैट अमंग द पिजन्स मतलब कबूतरों के बीच में बिल्ली को रख देना। तो अगर कबूतरों के बीच में कोई अगर बिल्ली अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? सारे कबूतर संकट में पड़ जाएंगे। अर्थात इसकी मीनिंग क्या होगी? टू डू और से समथिंग दैट कॉज ट्रबल मतलब ऐसा काम करना या ऐसी बात बोलना जो दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बन जाए। एंड मेक अ लॉट ऑफ पीपुल एंग्री एंड वरीड और बहुत सारे लोगों को क्रोधित कर दे या उनको चिंता में डाल दे। अर्थात लोगों में आशंका या विवाद पैदा करने वाला कोई काम करना। यह एक ब्रिटिश टर्म है। ये इडियम ब्रिटिश से आया है। तो ब्रिटिश में जो कॉलोनियल इंडिया था मतलब जब भारत में ब्रिटिश का जब शासन था तो उस समय को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ कि यह एक पॉपुलर गेम था। जो ब्रिटिश लोगों का एक पॉपुलर गेम था कि वो बेट लगाया करते थे। बेट में क्या होता था कि जंगली बिल्ली को एक खुली जगह पर छोड़ देते थे और जहाँ पे बहुत सारे कबूतर होते थे। तो जिसकी बिल्ली ज़्यादा कबूतर पकड़ के लाती थी तो वो व्यक्ति या उसकी बिल्ली जीत जाती थी बेट में। तो जब कबूतरों के बीच में बिल्ली अगर रख देते थे तो क्या होता? कबूतर इधर भागने लगते थे। तो कबूतरों के प्राण संकट में पड़ जाते थे, वो मुसीबत में आ जाती थी। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े गाड़ी के आगे जो कार्ट मतलब जो घोड़ा गाड़ी होता है, मान लीजिए हॉर्स है तो हॉर्स यानी घोड़े के पीछे घोड़ा गाड़ी लगाया जाता है। लेकिन अगर इस घोड़े गाड़ी को हम पीछे ना लगाकर उसके अगर आगे लगा दें तो ये कैसा होगा? मतलब जो कार्ट है घोड़े के पीछे हम लगाते हैं, घोड़ा आगे होता कार्ट पीछे होता। लेकिन अगर उल्टा काम करें कि कार्ट आगे लगा दे घोड़ा उसके पीछे हो तो कैसा काम होगा? ये एकदम उल्टा काम होगा ना, एकदम अपोजिट काम होगा है ना। घोड़े के आगे अगर हम घोड़ा गाड़ी लगाते उल्टा काम होगा। तो इसका अर्थ होगा टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर और सीक्वेंस मतलब किसी काम को गलत क्रम में करना या गलत सीक्वेंस में करना, अर्थात गलत या में कोई काम करना।
अगला है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। इसका अर्थ होता है टू इम्प्यूट ब्लेम वेयर इट इज़ डिज़र्व। मतलब किसी पर इल्ज़ाम या आरोप आप लगा रहे हो और वो इल्ज़ाम आरोप आपने एकदम सही व्यक्ति पर लगा दिया, मतलब सही व्यक्ति पर आरोप लगाना। पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। सैडल मीन्स क्या होता है? काठी, घोड़े की जो काठी होती है, मतलब हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए जो सीट होती है, उस सीट को हम बोलते हैं सैडल। मतलब सीट को सही घोड़े पर रखना, जिस घोड़े की आप सवारी करना चाहते हैं उसी घोड़े पर वो सीट को रखना। तो सही घोड़े पर सीट रखना, अर्थात सही जगह पर या सही व्यक्ति पर आरोप लगाना। पुट टू द स्वॉर्ड, मतलब तलवार के ऊपर रखना। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, मतलब किसी व्यक्ति को तलवार के ऊपर रखना, अर्थात टू किल समवन, किसी को मार देना, या टू बी स्लेन, मृत्यु, मतलब उसको उसका नरसंहार कर देना, या एग्जीक्यूट स्पेशली इन और ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, मतलब युद्ध में मारे जाना, या किसी को मार डालना या फांसी चढ़ाना। तो स्वॉर्ड जो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप तलवार के ऊपर रख दें तो क्या होगा? वो बचेगा, वो मर जाएगा। तो किसी व्यक्ति को अगर हम तलवार के ऊपर रख देंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, अर्थात मार डालना या फांसी चढ़ाना। अगला है पुट टू एंड टू टुगेदर, मतलब दो और दो को साथ में रखना। दो और दो को साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो टू ड्रॉ द प्रॉपर कंक्लूजन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एविडेंस और इंडिकेशन, मतलब पर्याप्त सबूत और गवाह को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना, सबूतों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचना। इसको आप ऐसे समझिए, पुट टू एंड टू टुगेदर, मतलब सबूतों को साथ साथ रखना। जैसे कि आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह में क्या होता है, जासूस लोग होते हैं या पुलिस होती है, जब एविडेंस खोजती, जब कोई क्राइम हो जाता है तो सारे सबूतों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ती है, फिर देखती सीक्वेंस में कि हाँ कि कौन जो है इस क्राइम को करने का जो मेन अपराधी कौन है, पता करते हैं। तो यहाँ टू का मतलब होता है सबूत, मतलब सबूतों को एक क्रम में रखना, सारे सबूतों को इकट्ठा करके देखना, उसका निरीक्षण करना कि किस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अगला है पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, अपने घर को क्रम में रखना। इसका अर्थ होगा टू रिजॉल्व वंस ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स और बिजनेस अफेयर्स, मतलब अपनी परेशानी या बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित जो भी मामले हैं वो खुद ही सुलझा लेना, स्पेशली बिफोर क्रिटिसाइजिंग दोस ऑफ अदर्स, मतलब आलोचना होने से पहले ही अपनी परेशानियों को या अपने मामलों को सुलझा लेना, अर्थात किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना मतलब अपने परेशानियों को सुलझा लेना। टू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप तो शब्दों से ही समझ सकते हैं, मतलब अपने घर को सही क्रम में रखना। यहाँ घर का तात्पर्य है कि अपनी सुख शांति या व्यवसाय, मतलब अपने व्यवसाय को या अपने घर की सुख शांति को एकदम सही क्रम में या सही तरीके से रखना। अगला है पुट वन सेल्फ इन समवन्स शूज़, अपने आप को किसी दूसरे के, मतलब अपने पैर में किसी दूसरे व्यक्ति का जूता पहनना। तो क्या होगा इसकी मीनिंग? टू सी हाउ इट फील्स व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन समवन्स प्लेस,
मतलब यह फील करना है, देखना कि आपने अपने आप को किसी और के जगह पर रख लिया है और आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है। मतलब अपने आप को किसी और की जगह पर रख कर देखना, मतलब अपने को किसी और की स्थिति या भूमिका में रखना। तो यहाँ शूज़ का मतलब है किसी की भूमिका, मतलब किसी की भूमिका अदा करना। तो पुट वन सेल्फ इन समवन शूज़, मतलब अपने आप को किसी और की भूमिका में रखना। यहाँ शूज़ जो है भूमिका या रोल को डिनोट कर रहा है। अगला है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री मीन्स होता है अ विक्ट्री दैट इज़ नॉट वर्थ विनिंग बिकॉज द विनर हैज़ लॉस्ट सो मच इन विनिंग इट। मतलब ऐसी विजय जिसका कोई मूल्य ना हो। क्यों मूल्य नहीं है? क्योंकि उस विजय को पाने में विजेता ने बहुत कुछ अपना खो दिया, उसने बहुत कुछ लगा दिया, इतना कुछ दांव पे लगा दिया कि उस जीत का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है इस जीत का। अर्थात कोई ऐसी विजय जिसमें ज़्यादा हानि ही हुआ हो, मतलब विजय से ज़्यादा हानि ही हुआ हो। इस मुहावरा की अगर उत्पत्ति अगर हम देखें तो इपिरस के राजा जिनका नाम था फिरस, इपिरस राजा फिरस थे, उन्होंने रोमन्स को एस्कुलम नामक स्थान पर जो है 279 BC में हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध में उन्होंने अपने श्रेष्ठ अधिकारी और श्रेष्ठ सैन्य दल अर्थात ट्रूप्स को खो दिया था। तो तब फिरस ने कहा कि अनदर सच विक्ट्री एंड वी आर लॉस्ट, मतलब इस तरह की दूसरी विजय और हम सब कुछ गंवा चुके हैं। तो इंग्लिश में इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम वर्ष 1879 में हुआ। ओके फ्रेंड्स, आज का ईडियम फ्रेज यहीं तक रखते हैं। इसका अगला पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे इस सेशन को लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।